लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरजेडी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया, आरजेडी के कार्यक्रम का वीडियो जारी किया और आरजेडी कार्यकर्ताओं पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि ऐसे लोगों के हाथ में बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। आरजेडी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए ये वीडियो जारी किया गया है अमित मालवीय की तरफ से। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के हाथों में कैसे बेटियों को दिया जा सकता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, अमित मालवीय का ये पोस्ट है। खगड़िया में राजद के एमएलसी कारिब सोहेब के ऐलान की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कारिब सोहेब ने ऐलान किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो संविधान बदल देंगे, वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। जो लोग दिन रात संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वही उसे बदलने की साजिश रच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन और अधिकार वो हड़प सके। अब सवाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से है, जो खुद को संविधान के स्वयंभू रक्षक बताते हैं। क्या वो कारिब सोहेब को लेकर कुछ जवाब देंगे? और देखिए, इसके साथ ही जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का जिक्र भी अमित मालवीय कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किया और इस वीडियो को भी साझा किया। और अगली बड़ी खबर आपको बाढ़ से दे, जहां पर सालिमपुर थाना क्षेत्र में एलजेपी आरबी प्रत्याशी की चुनाव गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। प्रचार गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की खबर। बदमाशों ने ड्राइवर का सर भी फोड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल ड्राइवर की माने तो चुनाव प्रचार गाड़ी में प्रचार कर रहा था और तभी काले रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार 5 से 6 लोगों ने कहा कि आरजेडी के क्षेत्र में बीजेपी का गाना बजा रहे हैं। ये कहते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। गाड़ी पर सवार 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। ड्राइवर का सर फूटा है। एसडीपीओ अभिषेक सिंह मामले की जांच में जुट गए हैं। जो है फाड़ दिया गया है। साथ यहाँ आए, गाड़ी घुमा करके बाजा बजा रहे थे। ठीक है। उधर से स्कॉर्पियो काला रंग के था, वो आए हमारा गाड़ी में सटा करके स्क्रैच ले लिए। उसके बाद गाड़ी रोके, आके बोले कि रे माधच्चो इधर आरजेडी के एरिया है, बीजेपी वाला कहा बाजा बजा रहा है। से थे वो लोग 6-7 आदमी थे। 6-7 लोग जी। गाड़ी का नंबर पता है आपको? नहीं, गाड़ी का नंबर याद नहीं। क्या आप उसको पहचान सकते हैं? वीडियो बना रहे थे, मोबाइल हमारा छीन के पानी में फेंक दिए। सालिमपुर थाना अंतर्गत अलीपुर ग्राम जाने वाली जो रोड है, उसमें एक पार्टी के प्रचार वाहन जा रहा था और उसमें ड्राइवर के द्वारा थाना को सूचना दिया गया कि उसके साथ किसी के द्वारा कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई। और जब आवश्यक जांच पड़ताल की गई और बयान लिया गया ड्राइवर का, तो यह बात प्रकाश में आई कि गांव जाने वाली रोड संकीर्ण रोड है और जो प्रचार वाहन था वो वहां पे खड़ा था और पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी और उसी स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर प्रचार वाहन से हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी को खरोच आ गई, जैसा कि ड्राइवर का बताना है। उसी बात को लेकर बहस हुई, जिसमें ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। तो घटनास्थल पर जो उस वक्त हुआ उसकी जानकारी वहां के स्थानीय लोग दे रहे थे। ड्राइवर का बयान भी आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। न्यूज 18 इसको समर्थन नहीं देता है, लेकिन बड़ा आरोप ड्राइवर की तरफ से लगाया गया कि जो लोगों ने हमला किया वो आरजेडी की तरफ से समझ आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखें। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप ने कहा कि आप सभी को महुआ आकर देखना चाहिए कि मुझे कितना समर्थन मिल रहा है। कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वक्फ बिल को फाड़ने वाले बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मिल रहा तो आप लोग महुआ चलिए, सब लोग देख लीजिए वहाँ। कोई बराबरी में है, दावेदारी बहुत किया जा रहा है। ना कोई बराबरी भी नहीं है, ब्लैक बोर्ड के सामने कोई नहीं है। नहीं किसी को उन्होंने कहा कि फाड़ के बिल को फाड़ के फेंक देंगे। क्या फाड़ के फेंकेंगे, नहीं फाड़ के फेंकेंगे। किस तरीके से कौन टारगेट कर रहा है, खासकर मुसलमान भाइयों को लोग टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। जेडीयू की बड़ी कार्रवाई दिखी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई की गई। कई नेताओं को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और देखिए, जो नाम सामने आए हैं उसमें गोपाल मंडल का नाम है। हिमराज सिंह निष्कासित किए गए पार्टी से। इसके अलावा संजीव श्याम सिंह,
महेश्वर यादव ये भी निष्कासित किए गए। प्रभात किरण को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये तमाम वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिन पर कार्रवाई पार्टी की तरफ से की गई है और इसको लेकर लेटर भी जारी किया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे, जिसकी वजह से जेडीयू की तरफ से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है और इसको लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कई लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे और गाज भी गिरी है। क्या इन पर आरोप लग रहा था? किस तरीके की पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे? देखिए, आज जेडीयू की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण, इसके पहले हम लोगों ने सुना कि कई बार हम लोगों ने देखा कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता था, लेकिन इस बार तत्काल प्रभाव से न सिर्फ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है उसमें गोपाल मंडल, जो चुनाव लड़ा करते थे और लगभग 3 से 4 बार से विधायक चुनते आए थे, लेकिन इस बार उन्हें उनके जगह टिकट काट के भूलो मंडल को दे दिया गया, जिसकी वजह से बेहद नाराज थे और नीतीश कुमार के आवास के बाहर, एक निर्माण के बाहर उन्होंने काफी हंगामा किया था। लेकिन आखिरकार पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से, चूंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते, इस वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। युवराज सिंह जो कटिहार के बड़े नेता हैं और वो भी टिकट की चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं मिला, उन्हें भी निकाल दिया गया। संजीव श्याम सिंह जो गया स्नातक से एमएससी भी रह चुके हैं जेडीयू के, उन्हें भी पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से निकाल दिया गया। ये जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ा है महेश्वर यादव जो गैगर चाहते हैं, उन्हें भी टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पे दूसरे उम्मीदवार को मिला टिकट, इस वजह से उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया। प्रभात किरण को भी निकाल दिया गया। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है शैलेश कुमार जो पूर्व मंत्री थे उन्हें भी निकाला गया, संजीव श्याम सिंह हो या फिर श्याम बहादुर सिंह, रणविजय सिंह, कई ऐसे नाम थे। अब तक टोटल मिला के लगभग 15 से 16 नेताओं पे कार्रवाई की गई है और जेडीयू ने साफ साफ मैसेज दे दिया उन लोगों को जो अभी भी पार्टी में रह। बिल्कुल आनंद, और बहुत साफ मैसेज जेडीयू की तरफ से है कि अगर पार्टी के विरोध में जाएंगे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे तो फिर आपको बाहर का रास्ता देखना होगा। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया। अब उनके बयान को लेकर एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं और वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। कटिहार के प्राणपुर में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर ये बड़ा बयान दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। और देखिए, इससे पहले कल एमएलसी उनके हैं कारिफ सोहेब, उन्होंने भी बयान दिया था वक्फ बिल को लेकर और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए तेजस्वी यादव ने भी वक्फ बिल को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। उनका पूरा बयान भी आपको सुनवाते हैं। कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों के हक में है, उनके उन्नति के लिए है और इस पर टिप्पणी करके तेजस्वी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी सरकार आएगी और ना ही वो बिल को फाड़ पाएंगे। कर सुन लीजिए, आपकी सरकार एक तो आने वाली नहीं है और वक्फ बिल अपने उस अल्पसंख्यक समाज के गरीब भाइयों बहनों के लिए है, उसके हक के लिए है, उसकी उन्नति के लिए है। इसका मतलब कि आप हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में जो गरीब है उस पर आप अत्याचार करेंगे। आपकी सरकार आएगी और नहीं आपका बिल फाड़ पाएंगे। और वहीं वक्फ बिल पर तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिल संसद से पास हो गया है, ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि अब वो बिल तो पूरी तरह जनता के बीच में लागू हो चुका है।
और वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी तेजस्वी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और चुनाव में इन्हें जवाब देगी। पटना साहिब से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये वकील भी हैं। रविशंकर जी, वक्फ बिल को लेकर आरजेडी, ये उनके एक नेता का कहना है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो फाड़ फेंकेंगे वक्फ बिल की कॉपी। मतलब मूर्खता पर मैं क्या कहूं, ये संसद का कानून है। संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। एक एमएलसी की बिसात क्या है। वक्फ के बारे में, ये वक्फ क्या है, जिन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दी उसका सही सदुपयोग हो। ये सवाल हमने उठाया था संसद में, आज भी उठाते हैं। कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने, बेबुनियाद। इसलिए बोलने दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तेजस्वी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की सरकार को हटाना है, 20 साल बाद कुछ नया देखना है। तेजस्वी जी, भ्रष्टाचार? आज सुबह सुबह बड़ा मेरा एंटीना खुल गया। मालूम है 420 के आरोपी हैं वो। अभी 10 दिन पहले रेलवे के होटल के जमीन के बंदरबाट में लालू जी, राबड़ी जी के साथ साथ तेजस्वी जी पर 420 का आरोप लगा है और पहले से केस चल रहा है। अब चार्ज फ्रेम हो गया और वो कहते हैं बंदरबाट को मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा। अब तेजस्वी बाबू कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करूंगा। तो ये भी डिबेट होने दीजिए कि जो उम्मीदवार 420 यानी अपराध 7 साल की सजा, उस पर अगर आरोपी हैं तो क्या शासन लाएंगे, देखिए। तो ये थे रविशंकर प्रसाद और मौजूदा सरकार के बचाव में और तेजस्वी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बेतिया से बड़ी खबर रखेंगे। बीजेपी सांसद से रंगदारी मांगने का मामला है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। कालीबाग का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। अशोक कुमार इसका नाम है। चोरी की मोबाइल से इसने रंगदारी मांगी थी। घटना में इस्तेमाल मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद किया जा चुका है और एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने इस बात की जानकारी दी है। बेतिया से मुन्ना राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना, कैसे इसके कनेक्शन के बारे में पता चला? क्या इसकी मंशा थी रंगदारी मांगने के पीछे? ये बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का जो मामला सामने आया, उसके बाद नगर थाना में इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की विभिन्न टीमें इस मामले में काम कर रही थी और देर रात पुलिस ने उस टीम की पहचान कर ली जिसके द्वारा यह रंगदारी मांगी गई थी और 2 नंबरों से सांसद को फोन किया गया था और दोनों नंबर को भी चिन्हित कर दिया गया था। तो एसपी ने यह जानकारी दी है कि निश्चित तौर पर उस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिन 2 नंबरों से का इस्तेमाल किया गया था रंगदारी मांगने में, 2 नंबरों को भी बरामद किया गया है और जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था उसमें भी चौंकाने वाले खुलासे पुलिस की तरफ किए गए और पुलिस ने दावा किया है वो मोबाइल चोरी का था जिसका इस्तेमाल सांसद से रंगदारी मांगने में की गई थी। निश्चित तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार जो अशोक है उससे पूछताछ कर रही है और उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक को खंगाल रही है। पुलिस ने इतनी जानकारी जरूर दी है कि पूरे मामले में जो आरोपी रहा है और जो संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी उसका मुख्य आरोपी अशोक रहा है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया मुन्ना तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सांसद से रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय जायसवाल से रंगदारी मांगी गई थी और चोरी के मोबाइल से फोन करके आरोपी अशोक ने रंगदारी सांसद से मांगी थी। 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी की। अब इसके पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि क्या किसी के कहने पर इसने ऐसा किया या फिर किसी गैंग का ये मामला है। इन तमाम विषयों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। संजय जायसवाल से रंगदारी मांगी गई थी। और अगली खबर अररिया से, जहां अररिया के नरपतगंज में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि जनता के समर्थन से 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उनमें बीजेपी बिहार से भागती हुई नजर आएगी।
और वहीं कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने टिकटों के बंटवारे में नाराजगी और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जवाब दिया है। साथ ही बीजेपी पर एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर जोरदार हमला किया। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। तो टिकट बंटवारा जब भी होता है किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में, किसी भी प्रदेश में नाराजगी रहती है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी जायज़ है, तो ये हर बार होता है और इसको हम पार्टी के लेवल पे टैकल करें। लेकिन असली मुद्दा ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। हमारी तरफ से क्लैरिटी है, यूनिटी है। सामने अमित शाह जी ने खुद कहा है कि नीतीश कुमार जी चुनाव तक मुख्यमंत्री है, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा का मतलब बिहार के जनता समझती है, आप लोग समझते हो, हम समझते हैं। मतलब अमित शाह जी खुले शब्द में ये कहना चाहते हैं कि चुनाव तक तो नीतीश कुमार जी को रखेंगे हम, उसके बाद हम अपनी चलाएं। और वहीं सांसद पप्पू यादव ने किशनगंज में मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुसलमान होगा। हम लोगों ने महागठबंधन दर में एक ईवीसी में वादा करता हूं, हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। पप्पू यादव ये वादा करता है आपको, हर कीमत पर आप इस व्यक्ति को जिता के भेज दो। मैं आपकी खिदमत में वादा करता हूं, सीमांचल का कोई नाहिद यदि सरकार में वोट लेगा तो प्रोफेसर मुसफ्फिर साहब है जो वोट लेगा, मैं आपको वादा करता हूं। और वहीं छठ महापर्व के मौके पर आज पूर्णिया, कोसी और सीमांचल के करोड़ों लोगों को एयरपोर्ट की ओर से बड़ी सौगात दी गई। आज से पूर्णिया से दिल्ली और पूर्णिया से हैदराबाद की सीधी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। दिल्ली से पहली फ्लाइट 12:30 बजे पूर्णिया एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट के साथ काफ़ी कुछ इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे अभी रैपिडो आ गया है, ब्लिंकिट आ गया है और काफ़ी चीज़ें एयरपोर्ट के आने से आएंगी तो वो पूर्णिया में निवेश होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और इंडिया एज अ होल भी आप देखो तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तो अलग अलग जगह पे ट्रेड बढ़ेंगे, अलग अलग फ्रेंचाइजी बढ़ेंगे। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। दिल्ली बहुत देर से शुरू हुई है। ये जो पूर्णिया एयरपोर्ट है ये तो 10 साल पहले बन जाना चाहिए था। यहाँ बड़ी आवश्यकता थी और हम लोगों ने कई बार लिखा पढ़ी किया था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम शुरुआत हुई। बेफिक्र रहें, मैंने पहले भी कहा था पूर्णिया एयरपोर्ट 1 साल के अंदर भारत का 1 to 3 एयरपोर्ट में आएगा। यात्रियों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। अभी अगली फ़्लाइट जो है हैदराबाद की भी 2:25 पे आने वाली है, जो फिर 3:25 पे डिपार्चर होगी। तो ये दोनों क्या डेली सर्विस है या डेली सर्विस है। विंटर शेड्यूल 31 मार्च तक की इसमें डेली है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको जोहार झारखंड दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।